दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima. Thank you so much. ताड़ साहब, अमूमन ये होता है कि जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो अनसर्टन सिचुएशन होती है कि पता नहीं कौन वजीर आजम बनेगा, इलेक्शंस का जो माहौल होता है। लेकिन ताड़ साहब, 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है ताड़ साहब। और ये मजे की बात है, अभी सिर्फ 5 राउंड जो हैं वो हुए हैं, अभी 2 राउंड पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिल जो स्टॉक मार्केट है उसमें इतनी स्टेबिलिटी है। इट मींस कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इंडिया के अंदर मौजूद है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मौजूद है। और इससे यह भी अंदाजा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शंस भी जीत रहे हैं, क्योंकि अगर अनसर्टन सिचुएशन हो तो मार्केट्स फ्लक्चुएट करती हैं। आप खुद ताड़ साहब बड़े मजबूत बिजनेसमैन, अमेरिका में इतना बड़ा बिजनेस करते हैं। ताड़ साहब, एक तरफ तो ये मसला है, दूसरी तरफ ताड़ साहब वो कतरियों ने हमसे पैसे मांग लिए हैं। वो कतर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं शेख हम्माद बिन जासम बिन जबर अल थानी। उन्होंने कहा हमारा $450 मिलियन दें। आपने वो हमारे जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया था उसमें 800 मिलियन की इनकम हो चुकी है और आपने अभी तक पैसे नहीं भेजे। ताड़ साहब, ये इसको आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ हमसे, और शायद इससे लग ये रहा है कि वो सऊदीज को अलर्ट कर रहे हैं कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन बी केयरफुल, ये पैसे वापस नहीं करते। ताड़ साहब, कैसे देखते हैं इस फाइनेंशियल सिचुएशन को? चीमा साहब, सबसे पहले मोदी साहब को डिस्कस करते हैं। मोदी साहब की सियासत को देखा जाए तो वो उन्होंने एयर टाइट सियासत करते हैं। एयर टाइट से मुराद है कि चांस कहीं से नहीं लेते। और दूसरा जो मैंने बिलखसूस ये देखा है कि जिस तरीके से मोदी साहब का, जब अगर आप पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं, जिस तरीके से उनकी डेडिकेशन और उनकी जिस तरीके से ही स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल वर्कर, और फिर और जो मैं बिलखसूस से खासकर बात करता हूं कि मोदी साहब अपने जब लोग सियासतदान जब जीत जाते हैं तो वो एक रिलैक्स मूड में चले जाते हैं, फिर गलतियां भी करते हैं, फिर बदले भी लेते हैं, बदले की सियासत भी करते हैं, फिर चांसेस लेते हैं। टीम मेंबर्स अपने, उनके वजीर जो है उनको खुली छुट्टियां मिल जाती हैं, करप्शन में बात। मोदी साहब अपने इलेक्शन कैंपेन मोड से बाहर ही नहीं आते। अब ये देखें, अगर रिसेंट इलेक्शन को अगर देखा जाए, इस इलेक्शन, मोदी साहब के इंटरनेशनल दौरों से चीज शुरू होती है, फिर चंद्रयान की बातें फिर होती है, फिर उसके बाद सूरज के ऊपर जो चीजें, फिर जिस तरीके से टीम बिल्डिंग प्रोसेस में, और जिस हर एक दुनिया के अंदर जो इश्यूज आते हैं, सोच सोच के कदम उठाए जाते हैं। देखें, उन्होंने 7 अक्टूबर को उन्होंने हमास को कंडेम किया, फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई है तो उन्होंने अपना सपोर्ट चेंज करके वो फलस्तीनियों के साथ चले गए। किस तरीके से अभी रिसेंट अगर देखा जाए, इस इलेक्शन से पहले, बल्कि रशिया से तो आवाजें भी आई है चीमा साहब कि भारतीय इलेक्शन के अंदर अमेरिका जो है वो मेडलिंग कर रहा है। लेकिन बड़ा सेंसिटिव मैटर था, लेकिन किस खूबसूरती से हैंडल किया गया है। पैनिक नहीं हुए। देखिए ना, पैनिक हो जाते ना, पैनिक होके कोई ऐसा बयान दे देते, जयशंकर साहब भी बयान ऐसा दे देते, अमित शाह साहब ऐसा बयान दे देते, मोदी साहब ऐसा बयान दे जाते जो डीरेल हो जाते, इलेक्शन पे इंपैक्ट आ जाता। इलेक्शन के दौरान 2-4 स्टेप लिए गए हैं, मैं हैरान हूं कि वो भी उनके हक में जा रहे हैं। जिस तरह आप देख लें, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब हैं जेल में, केजरीवाल साहब, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद आप देखें कि इस इलेक्शन के दौरान ही आज ईरान का ये हादसा हो रहा है। इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन तो हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने देखा है जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, आज से हफ्ता पहले थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुई है, लेकिन 2 लोगों ने फौरन उसको कवर करने की कोशिश की है। अमित शाह साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी उसको एड्रेस किया था, इसी फ्लक्चुएशन को। तो चीमा साहब, इसी इलेक्शन के दौरान श्रीलंका वाले भाग के चाइना गए हैं, चाइना ने बंदरगाह की एक्सपेंशन की है, लेकिन इसी इलेक्शन पे उन्होंने फौरन जाके ईरान के साथ डील बना ली। इसी इलेक्शन से फौरन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ तनाव आया रिलेशनशिप में, जयशंकर साहब फौरन रशिया पहुंच गए। तो ये देखें, ये चीजें, इसमें एक चीज देखनी होती है कि लीडरशिप और डेडिकेशन और नेशनलिज्म। मोदी साहब का या अमित शाह का कोई प्रोग्राम नहीं है दुबई में प्रॉपर्टी बनाने का। डॉक्टर जयशंकर साहब जो है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कनाडा में मेरे बच्चे पीआर ले ले, पब्लिक परमानेंट रेजिडेंसी।
उनका कोई टारगेट नहीं है कि आईएमएफ का पैसा हमने लेकर तो लंदन में कितनी प्रॉपर्टियां बनानी, ये उनका टारगेट नहीं है। बल्कि मैंने आपको कल भी कहा था, सोच की बात, यहां से तरनजीत संधू जो है एक्स जो एम्बेसडर है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस वक्त जितनी सख्त गर्मी है वहां पे वो जलसे कर रहे हैं। मैंने कल, मुझे किसी दोस्त ने तस्वीर भेजी है कि तरनजीत संधू एक्स एम्बेसडर मोटरसाइकिल के ऊपर अपनी कैंपेन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल। तो ये सोच, इस माइंड सेट है जी, इस माइंड सेट। और इसमें सबसे बड़ा जो एक वैल्यूएबल चीज है भारत के अंदर इस वक्त, वो उनका नेशनलिज्म। और अच्छा, उस नेशनलिज्म के पीछे वो भी चीज आना चाहिए उनके अंदर, नेशनलिज्म जरूरत थी उसकी। वजह क्या है? आपने कभी देखा कि कितने फॉरेन इन्वेडर्स ने क्या कुछ नहीं किया भारत के अंदर, कितने जुल्म नहीं किए उन्होंने। मेरा मकसद है कि हमारे जो पठान थे उन्होंने तो बारियां बना ली थी ना दिल्ली को लूटने को। दिल्ली तो लूटना वो इस तरह ही था जिस तरह मेरा मकसद है कि वो शॉपिंग सेंटर लूट के उन्होंने जाना। मैं हिस्ट्री जब पढ़ता हूं, शर्म से मेरे शर्म आती है मुझे कि एक दफा तो लूटने वाले वो जो आए, उन्होंने किसी घर में खच्चर गदा नहीं छोड़ा था जिसके ऊपर माल लाद के उन्होंने वापस लेके जाना। अफसोस के साथ कहता हूं, यहां की औरतों को भी लूट जाके अफगानिस्तान के अंदर बाजार लगते थे। बल्कि मैं कल हिस्ट्री में पढ़ रहा था कि मर्दों को एज अ स्लेव ले जाके हिंदुस्तानी मर्दों को बेचा जाता था अफगानिस्तान, यहां तक। तो अब आपका क्या ख्याल है, ये जरूरत नहीं थी कि यहां पे लोकल लोगों की गवर्नमेंट आती? आप तो अभी तक आप तो अभी भी कानूनी है, आपको तो बनाए आपके तो कॉलोनियल मालिक हैं जिन्होंने, जिनके एजेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। अगर मुझे आप 10 मिनट दें, मैं जिसपे मैं बल्कि रिसेंट पढ़ रहा था, आपको तो बनाने वाले फ्यूडल लॉर्ड थे, जी लैंड जी रिफॉर्म के खिलाफ इकट्ठे हो गए थे वो। आपको उन्होंने जी मुस्लिम जी लीग बना ली थी। आपका तो, आपके तो बुनियादों के अंदर ही जो है ठीक, आपकी तो विल ठीक। एक प्रोजेक्ट को जब बनाने के लिए आपकी विल ही ठीक ना हो, तो उस एक दरख्त को जब लगाते हैं, बुरी नीयत से लगाएं तो उस पर फल लगता है, फिर वो फल किस तरह लगेगा? आप 1947 से शुरू हुआ, आप देखें, आपकी इंटेंशन ही ठीक नहीं थी। आप आज की असेंबली के अंदर आपके कौन लोग बैठे हैं? मैं बता देता हूं, जी ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते बैठे हैं, पीरों मुरीदों के पोते दोते बैठे हैं। और या फिर आज आज भी आपको अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है तो आपको मुर्शद बनना जरूरी है। क्यों? क्या बात, क्या वजह, क्या वजह है कि आपको इस्लाम ही बेचना है? और मजे की बात, ठीक है, इस्लाम बेचें आप। मोदी साहब हिंदुइज्म बेच रहे हैं ना, ठीक है, आप कहते हैं हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उनके अपने बच्चे लंदन तो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक, मंदिर मंदिर बना रहे हैं, जा रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं वो, लेकिन उनकी उनकी औलादें जो हैं वो कनाडा पीआर में तो नहीं बैठी ना। डबल स्टैंडर्ड तो नहीं है। आपका हर बंदा जो इस्लाम यहां बेच रहा है, उसके अपने बच्चे लंदन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। जी, मतलब दर हकीकत जब तक आप इस लेवल, या तो आप मुसलमान अच्छे बनना है तो अच्छे मुसलमान बने। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इस्लाम प्रैक्टिस ना करें, मैं तो बल्कि इस चीज की प्रचार हमेशा ही करता हूं कि अगर आप हिंदू हैं तो अच्छे हिंदू बने, आप अच्छे सिख हैं तो अच्छे सिख बने, आप अच्छे मुसलमान हैं तो अच्छे मुसलमान बने, आप कोशिश करें आप अच्छे इंसान बने। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर जो पाकिस्तान में आज हो रहा है, बिल्कुल यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। बल्कि आपने खुद ही मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दिया था, आपने खुद ही कि चीमा साहब, आपके सऊदी इन्वेस्टर जो है आपको टाइम देकर आते क्यों नहीं? बल्कि आज आर्टिकल भी लिखा है, जावेद चौधरी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, चौधरी साहब ने आर्टिकल लिखा है, उन्होंने मोती प्रो दिए उसमें। उन्होंने मिसाल दी है कि एक अगर आपको बंदा आपके साथ बिजनेस करना चाहता हो और उसका पड़ोसी उसको बताया कि उधर ना जाना, उधर तो पहले हालात खराब है, बहुत खराब है। आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि इस वक्त, अच्छा, उन्होंने तो हालात सिर्फ ये बताए आप पैसे नहीं देते। उसके अंदर आर्टिकल में जावेद चौधरी साहब ने तो ये भी लिखा है कि जब उन्हें वो, आपका क्या ख्याल है कि सऊदी आंखों से अंधे और कानों से बहरे हैं, उन्हें पता नहीं है कि आपका केपीके वाला अली अमीन घड्डा पर रोजाना फेडरेशन को चैलेंज कर रहा है। वो रोजाना कहता है कि हम हमला करेंगे इस्लामाबाद पे। इस माहौल में सऊदी आके पैसे लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? वो अंधे हैं, वो जुआरिये ने, वो फराडिये ने। अली अमीर गड्ढा पर रोजाना कहता हम जेल तोड़ के तो इमरान खान को ले आएंगे। अपना खुद जब एक एक कंट्री का चीफ मिनिस्टर अपने सूबे वालों को कह रहा हो कि बिजली के बिल ना दो,
चीमा साहब वहां आप जाकर आप वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप चीमा साहब, आपने जिस तरीके से चाइना को लूटा है, सऊदी देख नहीं रहे? आपने पिज़्ज़े बनाए, आपने क्या नहीं किया? ग्वादर के ऊपर सिर्फ 17 शिप आए, 17 शिप्स आए 2023। और सबसे बड़ी बात है, जो आर्टिकल मैं आज पढ़ रहा था, कि आपके जितने बिजली के प्रोजेक्ट किए हैं चाइना में, सब खसारे में जा रहे हैं। क्यों आएगा इस माहौल में वहां पे कोई? क्यों आएगा भाई? चीमा साहब, दर हकीकत फाउंडेशन भी गलत। फाउंडेशन, जब मैं मेरे साथ कोई डिबेट करे इस चीज पे जो मैं बात करता हूँ कि 1947 में आप मुस्लिम लीग आप क्यों बनी थी? मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई? कांग्रेस वाज नॉट अ रिलीजियस पार्टी टू बिगिन विद। मैं मानता हूं कई चीजें उसमें उस वक्त ताकत, लेकिन हम माइनॉरिटी में थे। हम माइनॉरिटी में थे। आप कहते थे कि हम मेजॉरिटी के ऊपर रूल करें। किस तरह रूल कर सकेंगे? आप अपने अपने पोर्शन के हिसाब से आपने उस पर रूल लेना था। और दूसरा, ये बात उस रीजन के मुसलमान ये क्यों भूल जाते हैं कि आपके फिरके के लोगों, आपके मजहब के लोगों ने यहां बहुत ज्यादा जुल्म सितम किया इस रीजन में। हाउ कैन यू जस्टिफाई द हेट्रेड ऑफ हिंदूज जो मुगलों ने यहां नहीं किया? औरंगजेब जो कुछ सिखों के साथ करता रहा, हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट? कि नफरत कर जी, नफरत कर जी, नफरत। मैं खुद कहता हूं कि नफरत से दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन यहां क्या कुछ नहीं किया गया? कितने मंदिर तोड़ के मस्जिदें मुगलों ने नहीं बनाई? जस्टिफाई करें इसको। मजाकन एज ए पोलिटिकल करेक्टनेस बात करना, तनकीद बनाए तनकीद करना, मेरे खिलाफ पीछे पड़ जाना, किसी के खिलाफ पड़े, क्या फर्क पड़ता है चीमा साहब? लेकिन हकीकत, फैक्ट इज अ फैक्ट। हिस्टोरिकली आप उनके जूतों में पांव डालकर देखें चीमा साहब, चीखें निकल जाती जो कुछ यहां मुगल करते रहे। बारियां बना बना के आते थे, आपस में एक दूसरे के भाइयों को मर्डर करते थे, अपने बापों को मर्डर करते थे। 300 औरतें हरम में होती थी, सारे शराब पीते थे। लेकिन आपने किताबों में लिख दिया कि नहीं, वो तो टोपियां बनाकर हुकूमत करते थे। वो कुरान हाथों से लिख के, उनकी इनकम ये थी, कुरान हाथों से लिखते थे। वो 300 जनानी रखी सी ना हरम च, अपने जरनैला, अपने सिपा सलारा मर्डर करा के उन्होंने जनानियां ब्याह कर दे सन। बता रहे हैं, हिस्ट्री नहीं है, अगर नहीं हिस्ट्री तो बता दें। इस खित्ते के अंदर आपके पठानों ने क्या जुल्म नहीं किया चीमा साहब? क्या जुल्म नहीं किया? चले, लेकिन उसमें यह है कि आप उनको ये नहीं कह सकते कि नफरतें क्यों हैं। मैं कहता जरूर हूं कि अब 21st सेंचुरी है, आप माजी में आप पिछले मुगलों के बदले अब हमसे ना ले। मैं तो अक्सर ये कहता हूं वाकई, क्योंकि उसमें इनका भी लॉस है। मैं ये नहीं कहता कि ये उसमें लॉस है। एज अ सेंसिबल पर्सन, एज अ बिजनेस पीपल, जहां झगड़ा होता है, नफरतें होती हैं, जहां बदले होते हैं, वहां पैसा भाग जाते हैं, तरक्की रुक जाती है। मैं तरक्की की बात करता हूं, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि दे आर रॉन्ग, दे आर रॉन्ग। उनके पास अब देखें, मेजॉरिटी ऑफ देम इन सब कॉन्टिनेंट, नॉट ओनली इन इंडिया, इन सब कॉन्टिनेंट। अगर आप देखें, साथ हिंदू पॉपुलेशन देखें, नेपाल भी हिंदू है ना, साथ बर्मा देखें हिंदू है, थाईलैंड, इस रीजन के अंदर हिंदू मेजॉरिटी है। तो उनके वो आप यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। लेकिन चीमा साहब, इस पे मैं जो आगे इस पे बात करना चाह रहा था, खासकर बल्कि जिस टॉपिक पे आज बात करना चाह रहे थे, दिस इज वेरी सेंसिटिव, वेरी डियर टू माय हार्ट, मैटर ऑफ फैक्ट, कि हमारे जो लूटिंग एलीट है, मैंने नेम इनका चेंज किया, रूलिंग एलीट नहीं है, लूटिंग एलीट है। इन्होंने, जी बिल्कुल, और इन्होंने जो चीमा साहब किया है सारा, जब से हो रहा है, इसमें आप एक बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते। आज मुझे एक बंदे ने बड़ा, मैं खासकर चीमा साहब क्योंकि यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी का वर्कर हूँ, खासकर ट्रंप कैंप का वर्कर हूँ, तो मुझे मुसलसल एक पार्टी मुसलसल कालें कर करके रिकन्फर्म करना चाहती है। कोई मुझे एक पार्टी के लीडरान कई डोनाल्ड ट्रंप से टाइम लेना चाहते हैं मिलने के लिए, जो पाकिस्तान के अंदर एक मफरूजा है इस वक्त कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, दूध की नहरें पाकिस्तान में चलेंगी, खान साहब को तख्त पे बिठा दिया जाएगा दोबारा। मैं उस पर क्लैरिफाई हमेशा करता रहता हूँ, दिस इज नॉट हाउ द गवर्नमेंट ऑपरेट। डोनाल्ड ट्रंप विल नॉट पर्सनल विश लिस्ट लेकर जाके कंट्रीज में इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। हाँ, ये कहा जा सकता है कि रूल ऑफ लॉ में की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, यू हैव टू रिस्पेक्ट द जर्नलिज्म, यू हैव टू रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स, और यू कैन रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लेकिन यू कैन नॉट सिंगल आउट जाके। मैं जिस तरह मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी कि आज अगर इमरान खान साहब कहें कि आप 6 जनवरी के लोगों को जेलों से निकाल के तो उनके गले में हार डालें, तो ये नहीं करेंगे अमेरिका। दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस। लेकिन वो कहते हैं जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं जब जुल्म की बात करती हूँ तो मुझे फौरन याद आता है आपकी हिस्ट्री के अंदर एबडो मौजूद है, एबडो एक्ट था।
हम कहते हैं ना कि आज हम कहते हैं जी कि आप मैं मुस्लिम, मैं 9 मई के लोगों का मैं मजम्मत करता हूं, पाक आर्मी जिंदाबाद, तो मैं घर चला जाता हूं। एब्डो कहां से शुरू हुआ था? 1959। वो मजाक नहीं था। ये लौंडे लपाड़ों को चाहिए किसी उसको भी गूगल करके किसी वक्त पढ़ें कि वो एब्डो क्या था। फिर आपकी माजी में जब देखता हूं तो चीमा साहब आपने 1950 में पहला पैकेज अमेरिकन एड का लिया था मिलिट्री के साथ। जो आपकी मिलिट्री अटैच हुई थी 1950-51 के अंदर अटैच हुई अमेरिका के साथ। उसके बाद आपने सीटो सेंटो की वजह से बड़े पैसे कैश कराए, और आप उस वक्त छोटे फ्लैट लेते थे इन पैसों से, छोटे छोटे फ्लैट लेते थे दुबई में, इंग्लैंड में। ज्यादातर उस वक्त ट्रेंड इंग्लैंड का था। आपने उसी वक्त प्रॉपर्टियां बनानी शुरू कर दी थी सीटो सेंटो के दौर में ही। लेकिन जब आपके बड़े विलाज और बड़े महल जो बने हैं वो जब रशिया अफगानिस्तान में आया तो तब बनाया। फिर आपने बहुत बड़े बड़े विलाज और शॉपिंग सेंटर आपने लेने शुरू कर दिए वेस्ट में, दुबई में, और अभी तक आप उसके कश पड़ रहे हैं। ये मेरे साथ कोई डिबेट कर ले, टेररिज्म वाज योर प्रोडक्ट टू सेल। आप बेचते रहे और बहुत पैसा बनाया। वेस्ट डरता रहा है आपसे, आप उसको पैसे बना दे रहे। आपने उसके बाद बड़ी ऑर्गेनाइजेशनें वहां पे बनाई जिनको बेचा आपने बड़े खूबसूरती के साथ। लश्कर तैयबा है, फलाना लश्कर है, फलाना अभी भी। बल्कि मैं कल कहीं देख रहा था, इस वक्त भी अफगानिस्तान के अंदर जो 2-4 आपके जिस तरह हकानी ग्रुप है, क्वेटा शूरा है, इस सब के पीछे आप इसके जब देखते हैं तो इसके पीछे एड्रेस आपका पाकिस्तान का आता है पीछे। और दुनिया जानती है। सबसे बड़ी बात यह कि आपको एक बड़ी सख्त गलतफहमी पाकिस्तान में कि सारी दुनिया नाक में रोटियां डालती है और आप दुनिया के सबसे अक्लमंद फ्रॉडी हैं। आपको ये बड़ी सख्त गलतफहमी है कि आप जो फ्रॉड कर रहे हैं दुनिया इससे नावाकिफ है। ये सिर्फ आपको गलतफहमी है। आपको ये नहीं पता कि अब दौर ऐसा है कि ऊपर से सैटेलाइट से आपकी आवाजें भी सुन रहे हैं। यहां पे मुझे अभी याद है कि रोनाल्ड रेगन ने एक दफा स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था मैं आई हैव अ कैपेसिटी कि मैं टोक्यो के अंदर सड़क पे जाती एक सड़क की नंबर प्लेट पढ़ सकता, व्हाइट हाउस में बैठे। ये रोनाल्ड रेगन ने कहा था। हाँ, आज भी चीजें हो रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियां आपकी रिपोर्टिंग कर रही हैं, बना रही हैं। और आपको दूसरा ये जो वहम है कि जितने एम्बेसडर है यहाँ पे सारे पकौड़े तल रहे हैं, वो पकौड़े नहीं तल रहे, वो साइफर भेज रहे हैं आपने। आपकी अखबारें हर एम्बेसी वाला ट्रांसलेट करता है रोजाना। अपोजिशन के लीडर्स को मिलते हैं जाके, वहां से उनकी फीलिंग्स आती हैं, वो सारा। चीमा साहब, ये एक आपको ये खासकर रूलिंग एलीट जो है आपकी, जिनके बाप दादों ने जो ब्रिटिश, देखे मैं एक तो ये भी लोगों को पता नहीं है ना, लोग ये समझते हैं कि शायद जिनके पास जमीनें ज्यादा है, पता नहीं शायद ये अलेक्जेंडर इनको जमीनें दे गया था, कौन नहीं। ये ब्रिटिश सर्वेंट थे, ब्रिटिश एजेंट थे, और उनको वो जमीनें देते थे फॉर टू वर्क फॉर देम। वो तो उनके जेहन में अच्छा। फिर चीफ्स कॉलेज, बल्कि मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा, चीफ्स ऑफ पंजाब बुक पे लिखी गई थी, चीफ्स ऑफ पाकिस्तान या पंजाब। उसमें किसी ब्रिटिश ने लिखी थी, उसने आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ ब्रिटिश एजेंट कौन। फिर एजीसन कॉलेज का नाम चीफ्स कॉलेज था। वहां पे ऑफिशियली ट्रेन किया जाते थे उनके बच्चे टू मेक देम ब्रिटिश एजेंट, टू सर्वेंट्स। फिर उसके बाद दूसरा सीएसएस, सिविल सर्विस एक्ट आया। वहां पे उन्होंने तैयार किया, मकाले मेरा ख्याल नाम था जिस बंदे ने ये चीजें आपके, जिसने क्लर्क बाबू बनाने थे। आप तो उनको अब डिप्टी कमिश्नर और बना के आप तो खुदा के बाद उनको बना देते हैं, लेकिन ओरिजिनली बाबुओं की शक्ल है ये बाबू। फिर इस बाबू के पास इख्तियार इतना आया आपका। मैं चीमा साहब, आप ऐसी कौम है कि आपके के सारे सीएसएस अफसर एमबीबीएस डॉक्टर, जिनको पता ही नहीं है पॉलिटिकल साइंस किस चीज का नाम है, किससे खाते हैं उसको। एंथ्रोपोलॉजी का उन्हें कोई पता नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उन्हें कुछ पता नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस का उन्हें कुछ पता नहीं। हाँ, एक चीज में वो मास्टर होते हैं, अनाटमी की, केमिस्ट्री की मोटी मोटी किताबें वो पढ़ते हैं, इंग्लिश आ जाती है, रट्टा मारने का पता चल जाता है। जुल्म देखें, जुल्म इस मुल्क के जितने ज्यादा फ्रॉडिये, आपके जितने बड़े लूटर्स हैं, सारे एमबीबीएस, सारे वो तो सीएसएस कर लेते हैं दाड़ लूटर। बंदा पूछे भी तू क्यों सीएसएस कीता है, मैं गारंटी कर देना होना जो कोई भी ये नहीं कहेगा जी मैं सीएसएस करके ते मैं पोस्ट ऑफिस जॉब करनी, पब्लिक सर्विस करनी नहीं। लुट पानी के अंदर डीएम जी जाना, अंदर पुलिस ग्रुप जी जाना है, पुलिस फ्रॉडी डाकू।
चीमा साहब, डीएनए इज टेलिंग व्हाट वी आर। पाकिस्तान जो है इस वक्त, वो 23 करोड़ लोगों के डीएनए की एक तस्वीर है, तस्वीर है, तस्वीर है। दुख के साथ चीमा साहब, मैं हिस्ट्री का बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ा। मैं डिटेल से पढ़ने की, हमेशा बार बार मुख्तलिफ एंगल से हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करता हूं। आज भी दावे के साथ कहता हूं, मैं गांधी का बहुत बड़ा फैन। गांधी जैसा लीडर आज तक सब कॉन्टिनेंट में पैदा नहीं हुआ। उसकी मरने की वजह भी पाकिस्तान से मोहब्बत थी उसकी। 55 करोड़ रुपया रोका गया था, उस बंदे ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, इसको पैसे दो तो पाकिस्तान को, तो मैं तब और मुसलसल कहता रहा कि मैं रहूंगा तो पाकिस्तान में रहूंगा। मैंने कल भी कहा था लाइव ट्रांसमिशन में, चीमा साहब, मैं खुश हूंगा कि कभी कोई पाकिस्तान में, डिजर्विंग पाकिस्तान में हिंदू आए और प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान। डरते हैं ताड़ साहब, ये डरते इस सेंस में है, कहते हैं 97% मुसलमान है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम आ गया तो शायद वो हमारा सिस्टम ही ना बदल दे सारा हमारा। ये खौफ है हमारा, है 97% मुसलमान। ईमान की कमजोरी, ईमान की कमजोरी। आप मुझे ये बताएं चीमा साहब, किसी गुरुद्वारे में, किसी मंदिर में, किसी चर्च में जाने से आपके ईमान में कमजोरी आ सकती है? मैं जाता हूं, मेरे ईमान में कोई कमजोरी नहीं, मेरे ईमान में बिल्कुल डेफिनेट। मेरे कई दोस्त जा रहे होते हैं मंदिर में, उनको कहता हूं मेरे लिए दुआ करें। गुरुद्वारा साहब जैसी मेरा भाई है रोजाना, मैं हर संडे को कहना, मैं क्या बाबा जी के कमरे जाकर मेरे वास्ते अरदास करें। दुआ की कोई शक्ल नहीं होती चीमा साहब। मैं तो सारा दिन नेकियां करता हूं गोरों कालों के साथ। दुआ की चीमा साहब, किसी को कहना गुड मॉर्निंग, ये भी दुआ है, हंस के कहना किसी का दरवाजा खोलना, किसी की ग्रोसरी उसकी डिग्गी में रखना भी इबादत है किसी बुजुर्ग की। लेकिन सोच ही नहीं कितने जाना सरकार, तुसी भाभी शिया ते अड़ गए, सुन्नी ते अड़ गए। चीमा साहब, इस्लाम या मजहब बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज। आप हम इसकी फिलॉसफी को छोड़ के रिचुअल में फंस जाते हैं। रिचुअल, देखिए मैं हमेशा जैसी को कहता हूं, जैसी जी दाढ़ी रख के केस पग करना, दिस इज द इजीएस्ट पोर्शन ऑफ सिखी। नमाज पढ़ना, उम्रे पे जाना, दिस इज द इजीएस्ट पोर्शन ऑफ इस्लाम। मंदिर की बेल जाके बजाना, वहां बैठना, वहां घुटने टेकने या जाके मत्था टेकना इज द इजीएस्ट पोर्शन। उसकी फिलॉसफी पे जाओ यार। इस्लाम के अंदर खुदा कहता है मेरे तक पहुंचना, मेरे बंदों के जरिए पहुंचो, मेरे बंदों को खुश करो। मैं हमेशा चैलेंज करके चीमा साहब कहता हूं, मेरा किरदार पूछना है। मेरे पास 450 लोग काम करते हैं अमेरिका में, मेरा किरदार पूछना है, उनसे पूछे। ये मेरी असिस्टेंट है, इसको बुला के पूछे मेरा किरदार क्या है। चीमा साहब, ये इस तरह नहीं है। मैं इन चीजों पे, ये जो खुदा, और मेरी ख्वाहिश है कि मेरे कंट्रीमैन, मेरी मादरे मिल्लत, मेरी मदरलैंड, मैं जब भी बात करता हूं आधा घंटा बाद में 2 घंटे में अफसुर्दा रहता हूं चीमा साहब। उसकी वजह यह है कि ये हुआ क्या है, क्या है आप, क्यों नहीं उन 23 करोड़ लोगों में एक भी पाकिस्तानी ऐसा जो कहे कि मैं चैलेंज लेता हूं, मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा। गांधी अकेला बंदा था चीमा साहब। सोरवर्दी, आपने गद्दार कहते रहे उसको, सोरवर्दी को, वो हैदरी मंजिल के अंदर कलकत्ते में बैठ के थे जाके दोनों, वो एक मुसलमान था, दूसरा हिंदू था, और उस घर के अंदर, हैदरी मंजिल के अंदर सारे मुहाजिर थे। हिंदू कितनी दफा मारने के लिए उसके लिए बाहर आए जो रेडिकल्स थे गांधी के सामने। क्यों नहीं गांधी जैसा, क्यों गांधी नहीं पैदा हो रहा पाकिस्तान के अंदर? वजह क्या है, क्या वजह? 76 साल हो गए, 76 साल। हिस्ट्री जो है सारी करप्शन में, गंदगी से भरी पड़ी है। क्या वजह है, क्या वजह? आप मेजॉरिटी अनपढ़ है, और जो पढ़े लिखे वो भी अनपढ़ है। उसकी वजह ये है कि आप देखें, वो एक मुर्शद सारा दिन करप्शन करते हैं, बीवी और बच्चे जो हैं वो सारे पीटीआई झंडे चौके लगे, फिर वो समझते सवाब है, क्योंकि वो मुर्शद के अंदर है जलसे। कहता उम्रा करने की क्या जरूरत है यार, पीटीआई के लिए काम करो, इधर कहते मेरे लिए काम करो, ये सवाब है। चलें चीमा साहब, दे तो एक ऐसी ट्रेजेडी है कि जिसका देयर इज नो रिलीफ इन साइट, मैटर ऑफ फैक्ट। अब देखें, अब मैं बल्कि आज एक छोटी सी आपको बात करना चाह रहा था, जब आप सेगमेंट में बोलना चाह रहा था, खासकर जो रूलिंग एलीट का हमारा तमाशा है पाकिस्तान का, तो मैं आज देखने वालों को ये बताना चाहूंगा, मैंने चैट जीपीटी से हेल्प लेने की कोशिश की। मैं कहा देखो यार, चैट जीपीटी का क्या ख्याल है पाकिस्तान के बारे में। हाँ,
मैं 2 फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने उसमें लिखा कि हु आर द मोस्ट करप्ट पीपल इन पाकिस्तान। चैट जीपीटी से मैंने क्वेश्चन किया है, उसके जवाब में उसने लिखा है आसफ जरदारी, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, उन्होंने थोड़ा सा पॉलिटिकल, उन्होंने क्या करप्शन स्कैंडल थे, उन्होंने कमिटेड नहीं कहा, स्कैंडल थे इनके बारे में लिखा। चीमा साहब, मैंने लिखा है कि पाकिस्तान की बदहाली की क्या वजह क्या है। चैट जीपीटी से मैंने क्वेश्चन पूछा, मैं कहा व्हाई पाकिस्तान इज गोइंग टू द गटर। चैट जीपीटी ने जवाब दिया है, उन्होंने कहा जी गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अवेयरनेस। उसके बाद उन्होंने कहा कि फ्यूडलिज्म, जो रूलिंग एलीट है, जो ब्रिटिश एजेंट है। कल जो सबसे ज्यादा मैं हैरान हो गया, उन्होंने कहा कि कल्चर और सोशल नॉर्म में करप्शन शामिल हो चुकी है, जो मैं हमेशा कहता हूं आपको, डीएनए में चीजें चली गई, बोन मैरो में जा चुकी करप्शन। फिर उन्होंने कहा जी कि अदालती पस्ती, अदालतां दे उथे अदालत विकदियां पईयां, तनख्वाहां कम ने, एजुकेट लैक ऑफ एजुकेशन। ये चैट जीपीटी ने कह दिया कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है सर। उन्होंने कहा कि लीगल रिफॉर्म की कोशिश करते हैं बराए नाम, नैब भी बनाई है, ये भी चैट जीपीटी ने बताया, सिविल सोसाइटी भी बेजार है इन सारी चीजों से, लेकिन हल कोई, हल कोई। ये चैट जीपीटी को भी पता चल गया कि आपके हालात। अब तारड़ साहब, हमारी स्टोरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास भी आ चुकी हुई हैं, उन्होंने भी पता लग गया है। अब तो वो जो फेसबुक और व्हाट्सएप के अंदर भी एआई का वो है, तो वो तो अब जिसने भी पाकिस्तान आना है पहले गूगल करो, ते वो पहले ही पता लग जाए उन्होंने स्टोरी क्या है। तारड़ साहब, ये जो कतरी कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि पहले पैसे दो। तार साहब ये, अच्छा, आप पाकिस्तान की हुकूमत, तार साहब ये केस स्टडी बड़ा जबरदस्त है। वैसे मैं आपको बात बताऊं, मुझे थोड़ा सा किसी ने बताया था कि इस तरह के बहुत सारे लेटर बहुत सारी हुकूमतों ने पाकिस्तान की सरकार को लिखे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ये तो दुनिया को कहती है कि अपनी प्राइवेट इन्वेस्टर को पाकिस्तान में पैसा लगाए, लेकिन जब उन कंपनियों को प्रॉफिट होता है तो फिर ये क्या करते हैं, ये अपना जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये उस पैसे को बाहर नहीं जाने देते और ये कहते हैं कि हमारे पास देयर इज ए क्यू प्रोसेस फॉर रिपैट्रिएशन ऑफ डिविडेंड्स। ये जो क्यू प्रोसेस है फॉर रिपैट्रिएशन, मतलब ये है कि पहले इन्हों देंगे, तार साहब वो गली मोहल्ले में होता है ना, बंदे को पैसे चुक लोगों को ले लेने, चाचा पहला तेनू देंगे, फिर तेनू देंगे, फिर तेनू देंगे, मैंने 10 लोगों के पैसे देने हैं। ये इन लोगों का हक्का सच्चा पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन डॉलर कम होने की वजह से हम इनको रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि नहीं पहले आपको देंगे फिर आपको देंगे। और ये तार साहब जिस बंदे ने लेटर लिखा है ना, जासिम साहब ने, ये वही बंदा है जिसने नवाज शरीफ को खत लिखा था, कतरी खत जो मशहूर था, जिसने कहा था कि ये जो लंदन की प्रॉपर्टियां ये मैंने इनको दी हुई हैं। ये वही बंदा है, यानी कि जिस बंदे से हमने इतने फायदे लिए। और ये सीपैक की इन्वेस्टमेंट्स हैं तार साहब, ये आप क्योंकि बिजनेसमैन है, यू आर ऑल्सो बिजनेसमैन, यू अंडरस्टैंड कि अगर आपका पैसा कहीं भी तार साहब 200 मिलियन पास जाए तो आपके लिए कितनी मुश्किल होगी सारे साइकिल को चलाना। तो ये, इसको आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमेटिक है? चीमा साहब, ये प्रॉब्लम, ये आपके दर हकीकत, ये तो आज आप बात कर रहे हैं चीमा साहब, आपके रेड फ्लैग बड़ी देर से शुरू हो चुके हैं। अब मुझे ये मैं उसकी मिसाल ये देना चाहूंगा कि आपकी फॉर्च्यून 500 कंपनियां बड़े अरसे से भाग रही, यहाँ से शेल भागा सारे, उनकी वजह ये थी कि वो कहते थे एक तो हमारा जो कंपेटिटर है वो टैक्स नहीं देता और वो कंपीट करता है हमारे और इजीली कंपीट कर सकता है। एक तो आपके कंपेटिटिव एनवायरनमेंट ही ठीक नहीं है, मैन्युफैक्चर, आपकी बिजली इतनी महंगी है, यहां से मैन्युफैक्चर किए कुछ नहीं जा सकता। फिर आपने तीसरी बात की, अगर कोई पैसे बना ले प्रॉफिट तो वो बाहर से निकाल ही नहीं सकता वहां से। तो चीमा साहब, दर हकीकत आप पीआईए बेचने की कोशिश की है, कोई ले ही नहीं रहा, तो आपको यहां से नजर नहीं आ रहा कि आपके हालात क्या है, आपके क्या है। चीमा साहब, आप इस वक्त, मैंने आपको कल कहा, आप आज सांस क्यों ले रहे हैं, आप अभी तक चोक क्यों नहीं हुए, मैं बता देता हूं। अमेरिका के रिलेशनशिप भारत से ठीक नहीं है, सबसे बड़ी वजह है आप और वो आपको थोड़ी ना टेलर दे रहे हैं, डोर दे रहे हैं, थोड़ी आईएमएफ के आगे पीछे डोर दे रहे हैं, सिर्फ इस वजह से इंडिया के साथ उनके रिलेशनशिप जो है वो आइडियल नहीं है। खराब मैं नहीं कहूंगा, आइडियल नहीं। अगर रिलेशनशिप पिछले पूरे जिस तरीके से मोदी साहब आए थे अमेरिका में और जो आइडियल रिलेशनशिप चल रहे थे उनके, अगर वो होते, आपकी अभी तक चीखें जो आपने अभी तक सीपैक बनाना शुरू कर दिया था।
आपने अभी तक चाइना को बैंक ऑफ चाइना की हर ब्रांच खोल देनी थी। हो सकता है आप अभी तक चाइनीज ज़बान में बात कर रहे होते चीमा साहब, क्या पता? आप हो सकता है अभी तक बैठ के नूडल खा रहे होते, कोई पता नहीं। तो ये जो चीमा साहब दर हकीकत लेकिन पता है, आपको सब पता है, क्योंकि आपने फ्राडियोलॉजी के अंदर पीएचडी कर ली। बड़ी जल्दी कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी को चाहिए और लम्स को चाहिए कि फ्रॉड के अंदर पीएचडी शुरू कर दें। बड़े लुक्रेटिव काम है, बड़ी-बड़ी दूर से दुनिया आएगी फ्रॉड पढ़ने पाकिस्तान से। आपके हालात जो है वो चीमा साहब, क्योंकि आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्किल है, लूटो द नसो। आपका आप कौमी तराने पे आपका यही होना चाहिए कि जान बचा के जिंदा भाग, जान बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब देखते हैं क्या होता है और कैसे ये चीज़ें चलती हैं, क्योंकि ये इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने बेसिकली आज उनको मौका दिया है कि वो उनकी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 5 ट्रिलियन डॉलर जो है उस लैंडमार्क तक पहुंची हुई है। इवन के भी इलेक्शन रिजल्ट्स आने हैं और कहा जा रहा है कि इंडिया की जो 5वीं बड़ी स्टॉक मार्केट है और इससे पहले हांगकांग, जापान, चाइना और अमेरिका है। सो लेट्स सी ये जो अगले 5 साल हैं फॉर हाउ इट कम्स फॉर इंडिया के लिए कैसे ये आते हैं, देखते हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब। सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। माय प्लेजर।